नमस्कार। साहित्य पर केंद्रित इस चैनल अभिव्यक्ति में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही होंगे या याद ही होगा आपको कि हमने इस चैनल में शुरुआत ही की थी साहित्य और सिनेमा की, और उस पर जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया था काशी के विद्वान साहित्यकार, नाटककार और फिल्म निर्माता डॉक्टर गौतम चटर्जी को, जो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हर विधा में साहित्य के पारंगत हैं और इतना योगदान है जितना कहा जाए कि एक आदमी कहता है कि हमारे आंखों में समुद्र है, तो उतना ही समुद्र उनके पास साहित्य का है। आंखों में तो नहीं है, पर हाँ, साहित्य में जरूर है। तो उनसे हम एक अंक में बात कर रहे थे फिल्म के बारे में। उन्होंने बहुत ही रोचक जानकारियां दी, कई नई बातें बताई, नायक, प्रतिनायक और सहनायक जैसे, और बहुत सारे टर्म्स बताए। तो एक उन्होंने जो बात अधूरी छोड़ दी थी, जिसको हम इस अंक में पूरा करेंगे, वो थी फिल्म थ्योरी के बारे में। चार्ली चैपलिन से शुरुआत हुई थी, जो कहना चाहिए विश्व फिल्म के जनक कहे जाएं, पितामह कहा जाए उन्हें, और जिससे विश्व के जितने भी देश हैं और फिल्म निर्माता हैं वो सभी प्रभावित हुए। हमारे भारत में भी लोग प्रभावित हुए। तो उसी थ्योरी को वो बता रहे थे, और इस दौरान उन्होंने बहुत सारी फिल्म निर्माताओं की फिल्मों की बातें बताई। तो आइए डॉक्टर गौतम चटर्जी का इस अंक में स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में एक बार फिर स्वागत है। थैंक यू। हम ये चाह रहे थे कि जो बात आपने अधूरी छोड़ दी थी फिल्म थ्योरी की, तो उसके लिए दर्शक हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि इस बात को पूरी की जाए, वो जानकारी उन्हें पूरी पूरी मिले। तो आप उसको पूरा करें कि फिल्म थ्योरी के बारे में जो बातें आप बता रहे थे वो अधूरी थी। मेनका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक्चुअली 30s की बात कर रहे थे जब फिल्म थ्योरीज डेवलप हुए। तो हम्म 1910 से 1920 तक एक फेज था हमारे, जब टेक्निक को लोग समझ रहे थे, जब जी। चार्ली चैपलिन ने अपनी प्रतिभा को पहली बार प्रकट किया था। 1920 से लेकर 1930 तक का भी मूक फिल्मों का एक ऐसा दौर था जब भारत में भी हम्म टेक्निक के साथ साथ प्रतिभा भी सामने आने लगी, जैसे वी जी। शांताराम वगैरह का हमने नाम लिया था। 31 में जब सवाक फिल्में बनी, तो हम्म 31 में ही हमारे यहाँ सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस बना था कलकत्ता में, न्यू थिएटर। हम्म और उसके बाद करीब 34 में ये बॉम्बे टॉकीज बॉम्बे बना था मलाड में। आप देखिए उस समय की जो भी बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आप देखेंगे, जी जी उसमें था कि बॉम्बे टॉकीज मलाड। ये शब्द भी जुड़ हम्म जाता था, जगह का जी नाम भी। जी तो मैं ये जब हमारे यहाँ प्रेमचंद, जिन्होंने मिल मजदूरों को लेके पहली बार एक आइडिया दिया था जी फिल्म को, तो हम्म वो फिल्म जैसे रिलीज हुई तो उनका शायद दुर्भाग्य था कि लोग उनके अगेंस्ट में काफी कुछ बोलने लगे थे, क्योंकि प्रेमचंद के। आ, हाँ, क्योंकि मजदूरों की तरफ से ये बोला गया था तो मालिकों को अच्छा नहीं लग रहा था, है ना। हम्म तो और फिल्म को लेकर काफी कुछ हंगामा हुआ था हमारे देश में। तो प्रेमचंद फिर लौट आए, और उसके बाद ही वो बीमार पड़े और लंबी बीमारी में चले गए। 1935 में 36 में उनका देहांत हुआ। लेकिन ये हंगामा होने से ये आइडिया हिट हो गया, मजदूरों वाला। अच्छा। तो जो 31 में जो प्रोडक्शन हाउस कलकत्ता में बनी थी, न्यू थिएटर्स, जो कि पीसी बरुआ वगैरह को लेके मुक्ति वगैरह की फिल्में बनाती थी, हम्म उसने इस आइडिया को तुरंत इस पर एक फिल्म बना दी केएल सहगल को लेकर और पृथ्वीराज कपूर को लेकर, कि जिसका नाम है प्रेसिडेंट। उसमें फिल्म नितिन का। बोस होते थे। हाँ, प्रेसिडेंट नाम से फिल्म बनाई। उसके गाने भी हिट हुए, पंकज मलिक का म्यूजिक था। तो 30s इस तरह से चला हमारे यहाँ, एक नए आइडिया हम्म का जन्म हुआ था प्रेमचंद से। और उसके जी। बाद फिर जब ज्ञान मुखर्जी ने बॉम्बे टॉकीज ज्वाइन किया तो फिर और आइडियाज है जिस पर हम लोग बात कर चुके हैं। इसी हम्म 30s में हमारे यहाँ ऐसा प्रयोग हो रहा था। रशिया में दो तीन लोग ऐसे थे जो सिनेमा माध्यम की कला को समझने की कोशिश कर रहे थे, हम्म जिसमें थे सर्गी आइजेंस्टाइन। फिल्म सेंस उनकी अच्छी किताब भी है फिल्म थ्योरीज पर। जी। पुडोफ्किन है और कुलेशोव है। हम्म कुलेशोव ने क्या किया, और पुडोफ्किन ने, कि एक एक रूम में 20-25 लोगों को बुलाया और हम्म कहा कि मेक
वो देता दिखाता हूँ आपको, क्लोजअप शॉट, जिसको कहते हैं कि स्टिल फोटोग्राफ्स बड़े बड़े। पहले स्टिल फोटोग्राफ में था एक जी। आदमी का हंसता हुआ चेहरा, बहुत ही क्लोजअप में, एक्चुअली बहुत खुश है वो। हम्म। उसको हटा के दूसरा दिया गया कि हम्म। उसके पट्टी पर एक पिस्तौल है, हम्म। और तीसरा दिखाया गया कि वो डर गया है। यानी तीनों जी। का सीक्वेंस ऐसे बनाएंगे कि हम्म। पहले खुश चेहरा, फिर पिस्तौल, फिर डरा हुआ चेहरा, जी। है ना। तो हम्म। लोगों से बोला कि बताइए कोई मतलब बन रहा है आप लोगों के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एक आदमी बहुत अच्छा जीवन जी रहा था, खुश, और उसके बाद उसके पास मृत्यु आया और वो डर गया। तो हम्म। उन्होंने तीसरी वाली फोटो को पहले जगह पर रख दिया, डरे हुए को, और खुश वाले को तीसरी जगह पर रख दिया। बोला अब अच्छा। तो हम्म। तो और जितने भी लोग थे कमरे में, छोटा सा कमरा, एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो उन लोगों ने कहा हम्म। कि एक आदमी बहुत डरा हुआ था, उसको मृत्यु आई, और वो मृत्यु भय से ऊपर उठ गया, जीत लिया और खुश हो गया। अच्छा। तो इससे उन्होंने प्रूव किया कि फोटोग्राफ्स का या सिनेमेटोग्राफ्स का ज्यादा महत्व नहीं होता है। ऑडियंस अपने से नरेट करती है और कहानी बनाती है, फिल्म ऑडियंस के दिमाग में जन्म लेती है। इस तरह से जी। पहली फिल्म थ्योरी उन्होंने बनाई हम्म। कि हम लोग सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं इमेज के जरिए, वो खुद ही कहानी जोड़ता है, लिंक जोड़ता है ऑडियंस। तो ये हम्म। जो एक के बगल में दूसरे शॉट को रखना है, इसका टर्म आया जक्स्टा पोजिशन। एक की अच्छा। जगह पर दूसरा जक्स्टापोज हम्म। करना, दूसरी जगह तीसरा जक्स्टापोज करना। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपकी टाइमलाइन एडिटिंग में, तो हम्म। ऑरेंज के बगल में आपने हरा रंग रखा है, जी। ऑरेंज रंग के बगल में, हरा के बगल में ब्लैक रखा है, ब्लैक के बगल में रेड रखा है। अब एडिटर हम्म। क्या करता है, रेड को फिर आप येलो के बगल में शुरू में लगा दे, तो कुछ और अर्थ हो जाएगा। तो ये जो कुछ और अर्थ हो जाएगा, यहाँ से संपादन कला भी शुरू हुई, ये जक्स्टापोज करना है एक दूसरे के। ऐसे ही क्या होता है हम्म। कि अ, कुलशेव ने एक और एक्सपेरिमेंट किया कि एक आदमी सिर्फ स्माइल कर रहा है, स्टिल हम्म। है वो। जी। उसके बाद है, दिखाया जा रहा है कि कोई महिला है जो कि स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल नहीं, बीच पर, समुद्र के किनारे लेटी हुई है, बीच के ही हम्म। कॉस्ट्यूम में, है ना। अब फिर उसके चेहरे को दिखाया गया, स्माइल कर रहा है। यानी एक महिला है उस तरह के कॉस्ट्यूम में, जिसको देख के उसको एक श्रृंगार परक स्माइल आ रहा है ना। हम्म। उसके तुरंत बाद को दिखाया गया, एक माँ अपने बच्चे को फीडिंग कर रही है, और फिर हम्म। उस चेहरे को दिखाया गया। लोगों को लगा कि इसको देख के उसके अंदर ममता का भाव आया है जो उसके चेहरे पर आया, जबकि एक्सप्रेशन नहीं बदला था, सेम चीज है। अच्छा। लेकिन ऑडियंस के पास मीनिंग बदल जा रही है, नरेशंस बदल जा रहे हम्म। हैं, है ना। तो इसको कुलिशेव इफेक्ट कहा गया, जो पूरी दुनिया में आज भी चलता है। हम लोग सोचते हैं कि वो एक दृश्य को देख के वो आदमी एक एक्सप्रेशन दिया, दूसरे दृश्य को दूसरा एक्सप्रेशन दिया, है वो एक ही एक्सप्रेशन, हम लोग अच्छा। को साइकोलॉजिकली लगता है ना। इसी तरह से बिल्कुल। फिल्म मेकर्स ने किस तरह से अपना साहित्य गढ़ा, उसी पर बात हो रही है। कि हम्म। कुरुसावा ने एक फिल्म बनाई, रशोमन, और उन्होंने इसमें क्या किया कि एक हत्या की घटना को, पर हम्म। 5 लोग पकड़े गए, पांचों लोग पुलिस को अपने अपना नैरेटिव दे रहे हैं। पुलिस माने कैमरा है वहां पर। अब हर आदमी के पास से वो घटना जैसे गुजरी, जैसे उसने देखा था कि एक महिला जा रही है, उसके हम्म। सामने से गुजरा था। एक ने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है जिसने की हत्या की थी। तो 4-5 लोगों ने जो अलग अलग एंगल से एक ही घटना को देखा है, उसको हम्म। जोड़ करके पूरी फिल्म जी। बनी थी। तो उसको रशुमन इफेक्ट कहा गया, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सूरज का 7वां घोड़ा श्याम बेनेगल ने बनाया, सिर्फ उस रशुमन इफेक्ट के आधार पर। अच्छा। एक ही कहानी है, लेकिन हम्म। उसके नैरेटिव्स कई हो सकते हैं, क्योंकि सातों लोग अपने अपने दृष्टिकोण से देख रहे हम्म। हैं। उसी तरह से फिर हमारे यहाँ ऑर्सन वेल्स हुए हैं, उनकी फिल्म सिटीजन केन बहुत मशहूर मशहूर हुई। ये सब उसी समय की बात है जब हमारे यहाँ टेक्निक को लेके फाल्के साहब रियाज कर रहे थे, और चार्ली चैपलिन अपनी प्रतिभा दिखा रहे थे। हमारे यहाँ मिल मजदूर और इसको लेकर के बॉम्बे टॉकीज और तमाम ये जो न्यू थिएटर, ये लोग जी। को आइडिया मिल रहा था नया नया। हम्म। दूसरी तरफ फिल्म थ्योरीज बने थे, ग्रेट मास्टर्स क्लासिक फिल्में बना रहे थे, ये साथ साथ लेके चल रहे हैं। तो ऑर्सन वेल्स ने सिटीजन केन बनाई, जिसमें एक जगह न्यूज पेपर में किसी ने पढ़ा कि एक हम्म। आदमी अपने घर में, उसका डेथ हुआ है, और डेथ के समय उसके मुंह से निकला है आ, वो, क्या, रोजबड। हम्म। तो उस आदमी में इच्छा हुई कि रोजबड, अच्छा। रोज हाँ। गुलाब की कली, हम्म। अंकुर। तो उसने कहा जी। कि आखिर उसने रोजबड ही क्यों बोला डेथ के समय, जरूर उसके हम्म। जीवन में इसकी बड़ी भूमिका होगी। और वो खोज करता है, वो उसके तमाम दोस्तों से मिलता है,
अलग अलग दोस्त उस आदमी के बारे में अलग अलग अपनी बात बताते हैं, जी। लेकिन रोजबर्ट का रहस्य नहीं मिल पाता। और हम्म वो 7-8 लोगों से मिलने के बाद जो उसकी पूरी कैरेक्टर बनता है, वो आदमी कैसा था, हम्म दयालु था या कंजूस था या एग्रेसिव था, या हम्म दोस्तों के साथ कैसा बिहेव करता था, प्रेम में उसकी क्या भूमिका थी, और व्यवसाय में क्या थी, इससे जो एक पूरी कई लोगों का कोलाज बना। हम्म उस कोलाज से हमारे सिनेमा मोन्ताज बनता है। उससे हम्म उस आदमी के बारे में जाना गया कि वो कैसा था। और एकदम अंत में पता चलता है कि वो बचपन में जिस बैट से क्रिकेट खेलता था, वो हम्म, बैट रोजबर्ट कंपनी की थी। यानी वो अरे। बहुत इंसिग्निफिकेंट हो गया, लेकिन हम्म उसको ढूंढने में उस आदमी को जानना पूरा हो गया। ये एक हम्म आइडिया आया। इस पर महाश्वेता देवी ने हमारे भारत में बांग्ला में उपन्यास लिखा है, 1084वें की माँ। उसमें कि- भी माँ और अच्छा। बेटे का संबंध है। हाँ। बेटा बेटे की जब मृत्यु हो जाती है, माँ से उसका संबंध कम रहता है, कम्युनिस्ट है वो लड़का। हम्म। तो माँ फिर उसके दोस्तों से मिलती है, और जी। उनसे अलग अलग उसके बारे में जानकारी लेती है। उससे जो कोलाज बनता है वो 1084 की माँ है, लेकिन मूल आइडिया ऑर्सन वेल्स की फिल्म का है। अच्छा अच्छा। ऐसी कुरोसावा की जो आखिरी फिल्म है, उसके आधार पर हम्म। अभी भी हमारे भारत के किसी व्यक्ति के नॉवेल को कुछ बुकर या क्या मिला है, आइडिया कुरोसावा का। हाँ, तो बुकर ग्रेट अवार्ड मिला मास्टर्स ना। क्या करते हैं? हम्म। हाँ। तो ग्रेट मास्टर्स क्या करते हैं, पहली बार रेत कोई आइडिया समाधि है, इंट्रोड्यूस रेत करते समाधि है। हैं। हाँ, वो आप अगर कुरोसावा की आखिरी फिल्म में देखेंगे, मैं हम्म। उसका नाम भूल रहा हूँ, ऑटम ऑटम इन ऑगस्ट या ऐसा करके है कुछ। जी इसमें जी। एक सीन है कि जो घर की दादी माँ है, हम्म वो उसको अचानक से लगता है, 3 पीढ़ियां एक घर में है, लेकिन हम्म उसकी सबसे वयोवृद्धा दादी है। उसको अचानक से लगता है कि उसे कोई पुकार, उसका पति पुकार रहा है। हम्म और जापान में बहुत बारिश होती है, उस रात में तूफान में बारिश में वो निकल पड़ती है उस पुकार, उससे मिलने के लिए अपने लवर से, हम्म वो एज ओल्ड लेडी को। अब घर के सारे लड़के, भाई बहन माने ग्रैंडसन्स, ग्रैंड हम्म डॉटर्स, वो अपनी दादी को करने की इस उम्र में वो कहाँ जा रही है, वो पहाड़ों में बारिश में चली जा रही है, और छाता भी जो है वो तूफान में एकदम उल्टा हो गया है, लेकिन वो चली जा हम्म। रही है, और पीछे से वो बच्चे को फॉलो कर रहे हैं। ये इमेज बहुत अच्छा इमेज था। इसी तरह से आप देखिएगा इस नॉवेल में जो बुकर प्राइज मिला, उसमें भी हाँ, अचानक से सेम एक है वृद्धा को, बिल्कुल। हम्म। उसको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, और वो हॉस्पिटल में चली जाती है। तो मूल आइडिया तो कुरोसावा का है, क्योंकि हमारे अच्छा। भारत में सिनेमा जो देखते हैं वो साहित्य नहीं पढ़ते, साहित्य जो पढ़ते हैं वो पेंटिंग नहीं देखते, पेंटिंग जो देखते हैं वो म्यूजिक नहीं सुनते। लेकिन ये लोग सोचते हैं, जैसे महाश्वेता देवी ने सोचा कि वो फिल्म समारोह होता था, उनको लगा कि ऑर्सन वेल्स की ये फिल्म कितने लोग देखे होंगे, तो इस आइडिया पर एक नॉवेल लिख दिया जाए। तो हम लोग हम्म को जो विभिन्न कलाएं, जैसे आज हम लोग सिनेमा और साहित्य पर बात कर रहे हैं, हम्म पूरा सिनेमा और पूरा साहित्य जानना चाहिए। तब फिर हम्म जहाँ आइडियाज बोरो किए जा रहे हैं वो पकड़ में आएगा। जैसे अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम में किसी लड़की ने लिखा था कि दिल ढूंढता है फिर वही, फुर्सत के रात दिन, गुलजार। हम्म मैंने इससे पूछा कि इसको किसने लिखा है, इस लाइन को, इस नज्म को। तो उन्होंने बोला गुलजार साहब ने लिखा है। हमको नहीं, ये गुलजार साहब ने नहीं लिखा है। बोला नहीं, मैं हम्म श्योर हूँ, हमको ये गालिब की लाइन है, बैठे रहे तस्वुर जाना की, ये गालिब की लाइन है। फिर कुछ देर समय बाद वो खोज वोज करने बाद बोले हाँ सर, ये गालिब की ही लाइन है। तो ये गालिब उसने पढ़ा नहीं है, गालिब उसने पढ़ा नहीं है, इससे लोगों ने नहीं जाना कि हम्म उन्होंने इसको कहाँ से लिया है, किसने किसको कहाँ से लिया हम्म। है ना। इसलिए ऑडियंस को भी थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, जानना बिल्कुल। चाहिए कि चल छैया छैया जो लाइन है वो बुल्ले शाह की लाइन है। तो लोग आइडिया हम्म बोरो करते हैं, फिल्म के रीमेक बनता है, कोई बंगला से कोई चुराता है, कोई कहीं से चुराता है। तो अगर आदमी थोड़ा एनलाइटेंड रहेगा, ऑडियंस, ये काम है फिल्म समीक्षकों का, जो हमारे देश में हिंदी के फिल्म समीक्षकों ने बिल्कुल नहीं किया। अगर हम्म अच्छी फिल्म समीक्षा लिखी गई है हिंदी में, तो हम्म कवियों ने लिखा है, साहित्य के लोगों ने लिखा है। आपको जान के आश्चर्य होगा, हम्म, निर्मल वर्मा, कुंवर निगम जैसे लेखक, साहित्य के लोग, इन्होंने जी। फिल्म पर जितना अच्छा लिखा है, उतना घोषित या तथाकथित फिल्म समीक्षकों ने भी एक रिव्यू नहीं किया है। अच्छा। इससे हम्म हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि जो साहित्य के लोग होते हैं, जो कवि होता है, वही हम्म। अच्छा फिल्म पर भी लिख सकता है, फिल्म का बिल्कुल। साहित्य रच सकता है। और जो फिल्म थ्योरीज बनी वो 30s 40s में, हम जो बात करते हैं रशिया में, बाद में हम्म फिल्म मेकर्स ने क्या किया, अपने मौलिक आइडिया के आधार पर उन थ्योरीज को भी रिफ्यूज कर दिया, कुछ भी नहीं लिया, मोन्टाज का कंसेप्ट नहीं लिया। जैसे हम्म। कोलाज होता है पेंटिंग में, उसमें मोन्ताज होता है ना। जैसे जी। सत्येंद्र की अपराजितों में पूरा हम्म परिवार बनारस आ रहा है, अब कहाँ आ रहा है इसको बताने के लिए मुमताज का इस्तेमाल किया सत्येंद्र ने,
काशी का एक घाट दिखा दिया, गंगा दिखा दिया, छतरी दिखा दिया। ये चार पांच चीजें तुरंत तुरंत हम्म। दिखा दिया, एक पूरा शॉट तैयार कर दिया, मुमताज है। लेकिन तारकोवस्की जो थे, रशियन फिल्म मेकर ही थे, उन्होंने आइजेंस्टाइन, पुडोफ्किन और कुलिशेव को कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने अपनी अच्छा। फिल्म से नए मुहावरे कर लिए, नए आइडिया दे दिए, नई फिल्म थ्योरीज बना ली। ऐसी बर्गमैन ने अपना नया थ्योरी दे दिया पूरे विश्व को सिनेमा का। ब्रेसो ने अपना दे दिया, इसको नोट्स ऑन सिनेमाटोग्राफ में पढ़ा जा सकता है। तो जी। फिल्म मेकर्स इस तरह के हैं मौलिक, जिन्होंने हम्म। अपनी फिल्म से विश्व में सिनेमा के नए सिद्धांत और फिल्मों की नई भाषा दे दी। ये हम लोग को हम्म। जानना चाहिए, जो भारत में अभी तक किसी ने नहीं किया है। इसलिए क्लासिक सिनेमा के ग्रेट मास्टर्स कमर्शियल सिनेमा के जो मास्टर्स हैं उनसे इस अर्थ में भी अलग हैं। जी। आप सिनेमा के बारे में इतनी सारी बातें बता रहे हैं, तो एक बात आप बताइए कि कुछ फिल्में ऐसी आई जिसमें जो है बहुत फास्ट चलती थी, आम भाषा में कहा जाए तो, कि जैसे नसीब है, हेरा फेरी है, पुरानी फिल्म है, और क्रांति है। बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें गाने भी अधिक होते थे और सीन्स भी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। वहीं पर फिल्में आई, कुछ फिल्में ऐसी आई जो जिनकी गति बहुत धीमी थी और लोगों ने उसको आर्ट सिनेमा कहा। इसमें सत्यजीत रे की भी फिल्म है। तो उस तरीके के सिनेमा को, चाहे अंकुश हो, या मैं नाम भूल रही हूँ, नसरुद्दीन शाह या ओमपुरी थे, और शबाना आजमी थी, प्रतिघात या इस तरीके की फिल्म थी कुछ। वो तो एक तो अर्ध सत्य था, अर्ध सत्य, और हाँ। एक आक्रोश था। आक्रोश हाँ, में नसरुद्दीन शाह, ओमपुरी और आक्रोश। गीता पाटिल थे। हाँ, आक्रोश। और इसमें तो जो इस तरीके की फिल्में आई, उनको आप किस कैटेगरी में रखते हैं? क्या ये भी कॉमर्शियल फिल्में ही हैं? नहीं, मैंने पहले वाले एपिसोड में बताया था कि हम्म। आर्ट फिल्म जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये लो बजट का कमर्शियल सिनेमा ही होता है। हम्म। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, कोई लड़का आ रहा है तो आ ही रहा है, चला ही जा रहा है, सीन नहीं बदल रहा। हम्म। अगर वो घर में कोई आ रही है तो चावल का वो लेना, फिर चावल का उसमें देखा कि हांडी में कुछ है ही नहीं है, ये सब चीजें दिखाना बहुत ही हम्म। धीमी गति में। हाँ। एक्चुअली क्या है कि ये फिल्में ऑडियंस से अतिरिक्त धैर्य की मांग करती हैं, और हम्म। ये कुछ कहना चाहती है, अपने आर्ट को बताना चाहती है, इसको समझने की जरूरत है। ये आर्ट हम्म। सिनेमा नहीं है, लेकिन वो उसका एस्थेटिक्स है फिल्म मेकर का, जो ऐसा कर रहा है ना। इसको हम लोग इस फिल्म की भाषा में समझें कि हम्म। जैसे कोई भी चीज, कोई इमेज दिया गया जो पहली बार में समझ में नहीं आया हमें, जी। लेकिन अगर देर तक करेंगे तो धीरे धीरे वो अपना सारा मतलब धीरे धीरे हमारे सामने अनफोल्ड करेगी वो इमेज, है ना। ये जी। घटने की जल्दबाजी में नहीं रहती है। ये हम्म। सत्यजीत रे की फिल्मों की इमेज के बारे में कोंडा ने लिखा है। हम्म। ये घटने की जल्दबाजी में नहीं रहती, उनकी कोई इमेज, बल्कि वो व्यक्त होने के लिए वक्त लेती अच्छा। है ना? हम्म। हाँ, मतलब वो अपने आप को व्यक्त करना चाह रही हैं, आप उसको व्यक्त होने दीजिए। हम्म। आपने जो हेरा फेरी बात की 70s में, या क्रांति की बात की, वो ऑडियंस बोर ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए बार बार सीन बदले जा रहे हैं। हाँ। ऑडियंस को एंटरटेन कर, ऑडियंस को एनलाइटन नहीं करना है, एजुकेट नहीं करना है वहां पर। हम्म। इसलिए कट 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 ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर एक और दो कट के बीच में लंबा समय है, जिसको आप धीमी गति कह रही थी, हम्म। वो इसलिए है, जो चीज दिखाया जा रहा है वो अपने आप को कुछ व्यक्त करना चाह रहा है, तो उसको गौर से देखा जाए, सुना जाए। वो सिनेमा ऑडियंस को एजुकेट भी कर रहा है, अपना एक दर्शक वर्ग तैयार कर रहा है जो जी। गहराई से सिनेमा को ले। उन दिनों इस हम्म। तरह की अच्छी फिल्में भी आई थी, जैसे डीप फोकस बैंगलोर से, हम्म। जिसमें गंभीर आलेख लिखे जाते थे सिनेमा पर। और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से एक पत्रिका आती थी, लेंस साइट, उसमें भी गहरी बातें लिखी जाती थी। ये हमारे ऑडियंस को, जो पैसा देख के फिल्म देखने जाती है, जो सिर्फ प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करती है, उनको सिर्फ सुख चाहिए। जी। ठीक है। इसको एक हम्म। तरह से एक टेक्निकल टर्म है साहित्य का, स्कोपोफिलिया। स्कोपोफिलिया मतलब होता है आदमी, ऑडियंस, जो आदमी है वो हॉल में इसलिए जा रहा है कि उसको हम्म। कुछ ऐसी चीज, जैसे कि सेक्स, जिसको कोई और उसको देखते हुए न देखे और उसका वो सुख ले। हम्म। ठीक है। अब क्या है, तो कमर्शियल सिनेमा इसको कैश करेगी, जी। क्योंकि पैसा लगा के फिल्म बना रही है, तो लोग देखने आएंगे। आज अब हम्म। तो काफी कुछ ओपन हो चुका है। आज से 20-30 साल पहले ऐसा नहीं था, जब जी। जी। डिजिटल एरा नहीं था। तो अब मान लीजिए कि कोई
एक कार आके रुकती है, ये जो उसमें कॉमर्शियल सिनेमा की बात कर रहे हैं, कि एक कार आके रुकती है, तो कैमरा जो होता है कार के दरवाजे पर नीचे की ओर फोकस करता है। हम्म। तो उसमें जो नायिका जो है उतरती है, उसका पहले पैर दिखाया जाता है। जी अब पैर से लेकर के पूरा चेहरे तक सब कुछ स्लो मोशन में दिखाया जाता है, उसका शरीर दिखाया जाता जी जी है ना। जी। जब अब क्या है कि वही आदमी जब बाहर सड़क पर वॉक कर रहा होगा, तो रिक्शे में भी किसी भी स्त्री को वो इसी नजरिए से ही देखेगा, देह के स्तर हम्म, पर ही देखेगा। जी जी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे जो दूसरे फिल्म में जिसकी फिल्म की गति धीमी है, वो इसी से अटेंशन को ड्रॉ करके उसी स्त्री देह के आत्मा तक ले जाने की कोशिश करेंगे। हम्म ठीक है। वो ऐसे कि आप देखिए कि सई परांजपे की फिल्म थी स्पर्श, उसमें जी। नसरुद्दीन शाह जो थे, वो हम्म प्रज्ञा चक्षु थे, मतलब दृष्टिबाधित था, और वो उनको शबानाज भी तक पहुंचना था। जी। लेकिन वो छड़ी लेके चल रहे हैं और शबाना भी सुबह सुबह एक क्लासिकल राग गा रही है, उसकी आवाज उन तक पहुंचती है। वो हम्म। आवाज के सहारे शबाना आदमी तक पहुंचते हैं, गुण अच्छा। के जरिए, देह के हम्म। जरिए नहीं। जी है ना। जी। ये फर्क, हालांकि ये आइडिया भी पहले से लिया हुआ है। जैसे कि अमर प्रेम में, जो बंगला हम्म की एक फिल्म पर ही आधारित थी, हम्म निशिपद में, तो राजेश खन्ना और शर्मा टैगोर के बीच में जो प्रेम नहीं होता है, गाना सुनाई देता है और गाने को सुनते हम्म। हुए जाते हैं। देह के स्तर पर देखिए, पहला परिचय होना, आकर्षित होना, प्रेम होना, ये हुआ ही नहीं। जी। आवाज के जरिए उन तक पहुंचते हैं। रहना बीत जाए, जो कि राग तोड़ी पर आधारित है, हम्म। तो मुख्य उसका, तो उसको किसी के गुण के जरिए उससे किसी के संपर्क में वो आ रहे हैं। इस आइडिया पर, इस वहां पर स्पर्श में भी नसरुद्दीन शाह शबाना तक पहुंचते हैं उसकी आवाज के जरिए। लेकिन हम्म। कमर्शियल सिनेमा, जो हमारी जो मुख्य धारा की सिनेमा, क्या सिखा रही थी कि स्त्री को सिर्फ देह समझो, और यही उसका प्लेजर प्रिंसिपल है। वो इसी के लिए पैसा खर्च कर रहा है। तो उनको एजुकेट करने के लिए, समाज को एक बेहतर स्थिति ले जाने के लिए ये लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं। सत्यजीत रे से आपके, क्या नाम है, सही परांजपे तक। जी जी जी। मतलब सिनेमा का भी एक उद्देश्य कुछ निर्देशकों ने तय किया, मतलब एक मानक तय किया कि अगर हम एस्थेटिकली मनोरंजन। एजुकेट करना, हाँ। वो एस्थेटिकली एजुकेट करना। मतलब ये जरूरी भी है। केवल पैसा ही कमाना नहीं होना चाहिए या केवल प्लेजर नहीं होना चाहिए, ये जरूरी भी होना चाहिए। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर गौतम चटर्जी कि आपने बहुत सारी फिल्मों के बारे में बताया, क्लासिक फिल्मों के बारे में भी बताया, कॉमर्शियल फिल्मों के बारे में भी बताया। आप ये बताइए कि सिनेमा के लिए कितना साहित्य लिखा गया और वो कितना सार्थक लिखा गया, या कितना आवश्यक है सिनेमा का साहित्य भी। देखिए, हम दो तरह के सिनेमा आधारित साहित्य की बात कर रहे हैं। पहला हम्म तो वो है जो सिनेमा के बारे में कोई लेख लिखा गया या समीक्षा लिखी गई, हम्म है ना। फिल्म सेंस जैसी पत्रिका आती थी, जिसमें विश्व की फिल्मों के बारे में लिखा जाता था। जिसके आधार पर हमारे देश में भी डीप फोकस और लेंस साइट जैसी पत्रिकाएं, सिनेमाया जैसी पत्रिका भी आई, अरुणा वासुदेव की। हम्म। लेकिन हम इस साहित्य की बात नहीं कर रहे थे अपने पहले जी। एपिसोड में। वो कि सिनेमा के बारे में कितना लिखा गया, वो तो लिखा ही गया है। हम हम्म। बात कर रहे हैं जो बिना साहित्य के आधार पर फिल्म बनी, जी। ग्रेट मास्टर्स की क्लासिक सिनेमा में। तो फिल्म हम्म बनने से पहले जो मार्जिनल नोट्स लिखे गए, ये गोदार की भाषा है, वो हम्म भी फ्रेंच फिल्म मेकर थे, अभी हाल में एक दो साल पहले देहांत हुआ, हम्म। जा लुक गोदार। तो उसको मार्जिनल नोट्स कहते थे। तो जो स्क्रीन पे लिखा गया बिना जी। साहित्य के आधार पर, वो लिखा हुआ जो स्क्रीन पे, वो एक साहित्य है। पूरी कहानी है ना उसमें। पूरी फिल्म बनती है 2 घंटे की अच्छा। या 2.5 घंटे की। हम्म। हम उस साहित्य की बात कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं लिखा गया है, उसका संयोजन नहीं हुआ है। नहीं तो नहीं लिखा गया तो किसी ना किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और अगर नहीं लिखा गया तो उसको हम एक धरोहर की तरह कैसे संरक्षित कर पाएंगे अगर लिखा ही नहीं यही गया तो, है। अपनी जो किताब उन्होंने लिखी है तारकोस्की ने, हम्म स्कल्पटिंग इन टाइम, मैं इसको फिल्म युवाओं के लिए या फिल्म निर्देशकों के लिए, फिल्म स्कॉलर्स के लिए, फिल्म विद्वानों के लिए, हम्म। ठीक है, मैंने विद्वान और विद्यार्थी सभी के लिए मैं इसको गीता कहता हूँ।
ये किताब इतनी अच्छा। अच्छी है। अच्छा। हाँ, स्कल्पटिंग इन टाइम, इसका हिंदी अनुवाद भी राजेंद्र यादव ने करवाया था हंस पत्रिका में। तो हम्म। इस किताब में ही तारकोस्की ने ये बात लिखी है कि इन इस तरह के जो साहित्य है, जो साहित्य आधारित सिनेमा नहीं है, और हम्म। सिनेमा बनते समय जो साहित्य रचा गया, उसका एक संरक्षण होना चाहिए, इसको धरोहर की तरह से रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये बात लिखी है उसमें, सेम जो आप कह रही हैं। इस पर अभी अच्छा, काम शुरू नहीं हुआ। तो भारत में क्या वो चीजें उपलब्ध हैं? भारत में देखिए, एक तो हमारे यहाँ सती की फिल्में ही जल जाती हैं। मृणाल सेन की फिल्में उनके बेटे कुणाल सेन अभी अभी भारत के बाहर हम्म। एक दूसरे देश की लाइब्रेरी को उन्होंने दे दिया, यहाँ से फिल्में चली गई, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ संरक्षित नहीं है। संरक्षित करने का काम जिस सरकारी कार्यक्रम को है, जी। वो अब शायद नहीं कर रही है। हमारे यहाँ जहाँ पुणे में फिल्म संस्थान है, वही फिल्म आर्काइव भी है, संग्रहालय। जी। और जब कोई वहाँ फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स करने जाता है 4 सप्ताह का, तो उसको वो दिखाया जाता है। उसमें विश्व भर की सारी फिल्में संरक्षित है, लेकिन उसको डिजिटलाइज नहीं किया गया। और हम्म। इस तरह से जो स्क्रिप्ट विश्व के या भारत के, उनको एक जगह पर रखने का काम ही नहीं हुआ। पहले हम्म। हुआ, उसी को आज भी दिखाया जाता है। तो जैसे सभी जगह पर हर चीजों को, जैसे कुमार गंधर्व के समय का जो रिकॉर्ड है, फिर जी। कैसेट हुआ, फिर सीडी हुआ, उसके ग्रैंडसन जो है वो डिजिटलाइज कर दे रहे हैं, अच्छा हो रहा है। हम्म। ऐसे ही जो फिल्में हैं, वो उन सारी फिल्मों को भी डिजिटलाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट का संस्था है, गवर्नमेंट को जी। इसमें मैक्सिमम पैसा देना चाहिए। तो हम्म। उसी संग्रहालय को हमारे जो पुणे में है, उनको ये काम करना चाहिए कि जो स्क्रिप्ट हमारे सतीश रे के, तपन सिन्हा की फिल्मों का साथ के साथ भी ऐसा हुआ, स्क्रिप्ट हम्म। सब गायब हो गए, फिल्में जल गई। व्यक्तिगत रूप से क्षति हुई वो अलग बात है, जैसे सतीश रे के घर में लड़के मिलने आए थे, और ये चारुलता की स्क्रिप्ट मान ली, फिर वो देखने लगे, फिर अंदर के और लेके चले गए, वो अभी तक मिसिंग है। अरे। ये उनकी मिसेज ने बताया, हम्म। और फिर बाद में उनके बेटे ने जो एक किताब भी लिखी है डीप फोकस, उसके इंट्रोडक्शन में उनकी मिसेज ने इस बात को फिर से लिखा है। तो जी। ये व्यक्ति की क्षति हुई, किसने चुराया पता नहीं। लेकिन संग्रहालय का काम ही यही है, सरकार से उसको काफी पैसा मिलता है हर साल, हम्म। कि वो संरक्षित करे। अभी उसका काम है, वो बर्गमैन के सारे स्क्रिप्ट्स को, तारकोसी के स्क्रिप्ट्स को उनसे कांटेक्ट करके, उसका हम्म। रॉयल्टी दे करके, तपन सिन्हा की स्क्रिप्ट्स है, सत्यजीत रे की स्क्रिप्ट्स है। ये तो अच्छा है कि कलकत्ता में सीगल जैसी कंपनी आई, किताब की कंपनी, जी। जिसने मृणाल सेन और सत्यजीत रे की स्क्रिप्ट भी छाप दी है। जो हम्म। श्याम बेनेगल ने फिल्म बनाई है सत्यजीत रे पर, उस पर हम्म। उसको भी किताब पर दे दिया है, स्क्रिप्ट्स को भी। हालांकि वो रीडरली टेक्स्ट है, मतलब वो रीडर पढ़ेंगे उस स्क्रिप्ट को, इसके अनुसार उस स्क्रिप्ट को मॉडिफाई भी किया गया है। वो अच्छा। किताबें छप गई, वो अच्छा हुआ। हाँ, इसी की बात कर रहे थे, इस साहित्य की। जी। जी। देखिए, हम साहित्य की बात कर रहे थे, तो जब हमने इस चैनल अभिव्यक्ति की शुरुआत की, उसी समय से मेरे दिमाग में एक बात ये भी थी कि साहित्य तो बिल्कुल समुद्र जैसा है, और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर वेद है, गीता है, उपनिषद है, उपन्यास है, महाकाव्य है, काव्य है, बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें एक बात मुझे जो जिसकी कमी लगती है वो ये है कि बच्चों के लिए कितना साहित्य लिखा गया। और वही बात फिल्म के लिए भी मुझे कमी लगती है, जो कि जब कोई फिल्म बनाता है कोई भी डायरेक्टर, तो उसके दिमाग में जो वर्ग होता है फिल्म के लिए, वो होता है युवा वर्ग। और यही काम माँ बाप भी करते हैं, कि बच्चों को फिल्म देखने के लिए हमेशा मना करते हैं कि फिल्म मत देखो। अगर बच्चों के लिए शिक्षाप्रद, प्रेरणाप्रद फिल्म बनाई जाए, तो इसमें क्या बुराई है? और बच्चों के लिए फिल्में इतनी कम क्यों बनी? इसको एक दो लाइन में इसलिए बोले, शायद हम लोग का समय अब आगे कम होता जाएगा, कि तपन सिन्हा ने सफेद हाथी बनाई बच्चों के जी। लिए। और हम्म। हमारे यहाँ बच्चों की फिल्म बनाने के लिए भी सरकार का एक अनुभाग है। जैसे फिल्म हम्म। संग्रहालय है, जी। वैसे ही हमारे यहाँ बच्चों की फिल्म बनाने के लिए भी एकेडमीज है, जी। सरकारी अनुभाग है। लेकिन उसका प्रयोग क्या हो रहा है, वो देखने की जरूरत है। उसका काम ही यही है, हर साल उसको काफी काफी पैसे मिलते हैं कि बच्चों के लिए वो लिटरेचर, बच्चों के लिए फिल्म लोगों तक बनवाने और ले आए। जैसे एनएफडीसी है, हम्म। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसका काम है कि अच्छी फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए पैसा देना है। ऐसी बच्चों के लिए फिल्म बने, इसके लिए भी हमारे यहाँ संस्था बनी पड़ी है, सरकारी जी। संस्था है। वो क्या काम कर रही है, वो देखने की जरूरत है। तो तपन उसके सिन्हा लिए की एक फिल्म मैंने समिति बताई होनी ना, चाहिए। सफेद हाथी।
समिति वगैरह नहीं, सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है। ये पहले काम करती थी, कभी उसके चेयरमैन जया बदुरी हो जाती है, कभी गुलजार होते रहे हैं। उसके बाद अब कौन है कोई नहीं जानता, पिछले 20-25 सालों से। अच्छा अच्छा। हम्म। ये बताइए कि बच्चों के लिए साहित्य कितना लिखा गया? बच्चों के लिए साहित्य सारी भाषाओं में अच्छा लिखा गया है। जैसे मराठी में अनंत पै लिखते थे, जिसको हम लोग कॉमिक स्ट्रिप अमर चित्र कथा के रूप में पढ़ते थे। हम्म वैसे ही संदेश पत्रिका निकालते थे, सत्येंद्र रे खुद उसको संपादन करते थे। वो बंगला में होता था, मराठी में हो गया। हिंदी में भी काफी कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने बच्चों के लिए लिखा, नाटक भी लिखा, छोटी छोटी कहानियां लिखी। रेखा जैन लिखती थी, करती भी थी, लेकिन हम्म कम लिखा गया। क्योंकि बच्चों के लिए लिखा जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे पहले इंद्रजाल कॉमिक्स पढ़ते थे, फैंटम और मैंड्री, फिर अमर चित्रकथा पढ़ने लगे। अब हम्म। बच्चे वहां से शिफ्ट कर गए डिजिटल मीडियम की तरफ, दूरदर्शन और चैनल्स और फिर मोबाइल। इसलिए साहित्य लिखने की जो प्रवणता थी रचने की, वो कम होती है। अच्छा, तो इसके लिए अभी आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर साहित्य अच्छा लिखा जाए बच्चों के लिए तो क्या वो सोरा आकर्षित नहीं होंगे, या होंगे, स्कूलों में लेकिन ऐसा सबसे पहले कुछ, उनको बताना होगा स्कूलों में ऐसा कि कुछ वो किया जाए? मोबाइल देखने की जगह पे किताब हाथ में ले, हम्म गूगल में किताब ना पढ़े। हम्म। तो अगर से मोबाइल जाएगा, किताब आएगा, तभी वो पढ़ेंगे। तो फिर नया चीज लिखने की भी प्रवणता फिर से शुरुआत होगी, फिर जी लेखक भी बनेंगे। जी जी। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपने इस वाली अंक में जो बातें बताई सचमुच अद्भुत थी, नई थी, और ज्ञानवर्धक के साथ साथ बहुत हद तक मनोरंजक भी थी। क्योंकि जो हमें जानकर आनंद मिले वो कहीं ना कहीं मनोरंजन को भी छूता है। आपसे आगे भी हम इसी तरीके के नई नई बातें जानेंगे, समझेंगे। इसी आशय के साथ इस अंक से अब विदा लेते हैं, और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारियों को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम, थैंक यू।